हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग 1930 से 32 के दौरान लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के बारे में और उस गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत में जो राजनीतिक घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। गोलमेज सम्मेलन, जिसे इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, इस गोलमेज सम्मेलन के 3 सत्र आयोजित हुए थे, जिसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहा गया है। अब हम लोग सबसे पहले यह जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, तो इसे हम लोग जानते हैं। तो हुआ यह था, 27 मई 1930 को भारत में जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, तब भारत के राजनीतिक संगठनों ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था। इससे निराश होकर भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीयों के साथ साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया था और परिणाम स्वरूप प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में, जिसका आयोजन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। और इस गोलमेज सम्मेलन का समापन कब हुआ था, यानी समाप्त कब हुआ था यह गोलमेज सम्मेलन, तो 19 जनवरी 1931 ईस्वी को, यानी 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को किया गया था। सिर्फ ईस्वी पूछे तो 1930 होगा। कहाँ पर, तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। अब बात करते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कारण क्या था। अभी हम लोग गोलमेज सम्मेलन के ही कारण को समझे थे, तो आइए एक बार फिर से जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसका कारण क्या था। तो कारण था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट एवं भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए। क्यों किया गया था, तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट एवं भारत के संवैधानिक सुधारों पर, संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, संवैधानिक मुद्दों पर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बातचीत करने के लिए, तब ब्रिटिश सरकार एवं भारतीयों के मध्य समान स्तर पर आयोजित होने वाली यह प्रथम वार्ता थी। कौन सी, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यानी इसमें जो है ब्रिटिश सरकार भारतीयों को समान स्तर का दर्जा देते हुए इन्होंने बातचीत को शुरू किया था और समान स्तर वाली जो वार्ता आयोजित की गई थी वह यह प्रथम वार्ता थी। तो चलिए कारण हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं कि इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। जबकि इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्षता किया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, जो लेबर पार्टी के थे, अर्थात श्रमिक दल के थे। जैसे भारत में अभी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, तो वह किस पार्टी के हैं, तो बीजेपी के हैं। ठीक उसी तरीके से
इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। तो वो ब्रिटेन के लेबर पार्टी के थे, हिंदी में कहें तो श्रमिक दल के थे। अब बात करते हैं कि इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित होने से पहले भारत में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, और जब यह सम्मेलन शुरू हुआ तो उस समय भी भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था। तो इसी वजह से कांग्रेस ने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करते हुए इसमें भाग नहीं लिया था। लेकिन इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 89 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो आइए जानते हैं इस 89 प्रतिनिधि में कौन कौन प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो इस 89 प्रतिनिधि में से ब्रिटिश राजनीतिक दल के 16 प्रतिनिधि, ब्रिटिश भारत के 57 प्रतिनिधि, जबकि देसी रियासत के या भारतीय रजवाड़े के 16 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ब्रिटिश राजनीतिक दल कहने का मतलब हुआ कि उस समय ब्रिटेन में जो राजनीतिक पार्टियां थी, जो राजनीतिक दल थी, तो उस समय 3 राजनीतिक दल थी ब्रिटेन में। कौन कौन? तो लेबर पार्टी, जिसे हिंदी में श्रमिक दल कहा जाता है। दूसरा लिबरल पार्टी, जिसे हिंदी में उदारवादी दल कहा जाता है। और तीसरा कंजर्वेटिव पार्टी। तो इन तीनों राजनीतिक दल के यानी ब्रिटिश राजनीतिक दल के 16 प्रतिनिधि शामिल हुए थे इस 89 में से। जैसे भारत में कांग्रेस है, बीजेपी है, उसके अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, तो ठीक उसी तरीके से उस समय ब्रिटेन में 3 राजनीतिक पार्टियां थी और उसी तीनों राजनीतिक पार्टियों के 16 प्रतिनिधि शामिल हुए थे इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। अब बात करते हैं ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत से कुल 57 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, यानी भारत की बात हो रही है। ब्रिटिश भारत यानी भारत पर उस समय ब्रिटिश का हुकूमत था, तो इसी वजह से ब्रिटिश भारत कहा जाता है। तो ब्रिटिश भारत के 57 प्रतिनिधि कहने का मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो मनोनीत सदस्य थे, तो वह उसकी संख्या कितनी थी? 57 थी। तो ब्रिटिश भारत के 57 प्रतिनिधि इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उसके अलावा देसी रियासत, देसी रियासत कहने का मतलब हुआ कि भारत में जो रजवाड़े क्षेत्र थे, जैसे अवध, ग्वालियर, यह सभी जो राजवाड़े क्षेत्र थे, यानी भारत के राजाओं या फिर उन राजाओं के द्वारा जो प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि थे, तो वो लोग इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और उनकी संख्या कुल कितनी थी? तो वह 16 थी। तो जब आप इसे जोड़िएगा तो यह कुल प्रतिनिधि 89 होगा। अब बात करते हैं इस ब्रिटिश भारत के 57 प्रतिनिधि के बारे में। तो इस ब्रिटिश भारत के 57 प्रतिनिधियों में से कुछ महत्वपूर्ण नाम यहाँ दिया गया है जो आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और इस दो तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे। नाम दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। या फिर निगेटिव के भी तरह से पूछा जा सकता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया था। फिर जो तीसरे तरीके का प्रश्न पूछा जाता है
कि पूछ लिया जाएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, या फिर हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व किसने किया था, या फिर मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो आइए बात करते हैं कि यह जो ब्रिटिश भारत के 57 प्रतिनिधि इस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नामों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो उदारवादी दल का प्रतिनिधित्व किसने किया था, किस किसने किया था। तो तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री एवं CY चिंतामणि ने उदारवादी दल के प्रतिनिधित्व के रूप में इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। नाम तो आपको जानना ही है, लेकिन यह भी जानना है कि वो किस दल के प्रतिनिधित्व के रूप में मतलब किस दल के प्रतिनिधि के रूप में इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब बात करते हैं कि हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व किसने किया था इस गोलमेज सम्मेलन में। तो MR जयकर एवं BS मुंजे ने किया था। जबकि मुस्लिम लीग के तरफ से मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किसने किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां एवं मोहम्मद अली गौहर, फिर फजलुल हक और मोहम्मद शफी मोहम्मद जफरुल्लाह। यह जो नाम पूरा एक ही नाम है, मोहम्मद शफी मोहम्मद जफरुल्लाह। अब बात करते हैं कि दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया था इस गोलमेज सम्मेलन में। तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। जबकि भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व KT पॉल ने किया था। सिख का प्रतिनिधित्व सरदार संपूर्ण सिंह ने किया था। व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व होमी मोदी ने किया था। तो अब देखिए, यहाँ पर जो नाम दिया गया है, यह नाम तो आपको जानना ही है, लेकिन आपको यह भी जानना है कि यह जो नाम यहाँ दिया गया है वह किस किस दल के थे, यानी किस किस दल के प्रतिनिधि के रूप में इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्योंकि दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। या तो डायरेक्ट आपको नाम पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व किसने किया था, या फिर व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो अब मान लीजिए कि ठीक है, आपको नाम याद है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि कौन सा नाम किस दल का प्रतिनिधित्व किया था। तो फिर आपका मतलब आप एग्जाम में प्रश्न नहीं बनाकर आ पाइएगा। तो इसी वजह से नाम जानने के साथ साथ आपको उनके दल के बारे में भी जानना है। तो आइए अब बात करते हैं कि जब यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ, तो इसमें उपस्थित जो भी दल थे, तो उस दल के प्रतिनिधि में प्रारंभ से ही मतभेद देखने को मिला था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित राजनीतिक दल थे, तो उस सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि अपने अपने व्यक्तिगत हितों के बारे में बातचीत कर रहे थे। उनमें से कोई भी ऐसा एक प्रतिनिधि नहीं था जो भारत के बारे में बात कर रहे थे, राष्ट्र के प्रतिनिधि के बारे में बात कर रहे थे, राष्ट्र के हित में बात कर रहे थे। कोई भी ऐसा एक प्रतिनिधि नहीं था, बल्कि सभी के सभी अपने अपने व्यक्तिगत हितों के बारे में, हितों की रक्षा करने के लिए बात कर रहे थे। जैसे अगर हम बात करें तो भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किए थे। अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो यह पृथक निर्वाचक मंडल के साथ साथ जातिगत अनुपात के आधार पर यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। उसी तरह से और भी जो दल यहाँ शामिल हुए थे, वो सभी भी अपने अपने हितों की बात कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि आपस में ही मतभेद शुरू हो गया, और मतभेद शुरू होने के बाद परिणाम स्वरूप यह जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था
वो सफल हो गया। और वो सफल होने के बाद 19 जनवरी 1931 ईस्वी को यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ। तो इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का परिणाम क्या निकला? तो परिणाम इसका रहा कि यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन वो सफल हो गया था। तो जब वो सफल हुआ, जब इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट या संवैधानिक सुधारों पर जो चर्चा होनी थी उस पर किसी भी तरह का निष्कर्ष नहीं निकला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन की जरूरत थी। तो चलिए अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, और गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी जानेंगे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के उस सफलता के बाद भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन भारत में सौहार्द की वातावरण को उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 ईस्वी को गांधी जी एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं को बिना शर्त रिहा कर दिया था। क्यों? क्योंकि इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन के आयोजन से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, और शुरू होने के बाद 5 मई 1930 ईस्वी को महाराष्ट्र के सोलापुर में गांधी जी को गिरफ्तार करके उन्हें यरवदा जेल भेज दिया गया था। तो इसके उस सफलता के बाद लॉर्ड इरविन ने, जो उस समय भारत के वायसराय थे, तो उन्होंने 26 जनवरी 1931 ईस्वी को गांधी जी एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं को बिना शर्त रिहा कर दिया। तो जब रिहा कर दिया तब तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर के प्रयत्नों से 19 फरवरी 1931 को दिल्ली में गांधी इरविन वार्ता शुरू हुई। यानी गांधी और इरविन के बीच 19 फरवरी 1931 को दिल्ली में दोनों के बीच वार्ता शुरू हुई थी। और जब वार्ता शुरू हुई तब दोनों के बीच यह वार्ता कुल 15 दिनों तक चली थी। 15 दिनों तक यह वार्ता चलने के बाद 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी एवं इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। या फिर हम कहें कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? क्योंकि कोई भी समझौता तभी पारित होता है जब उस पर दोनों पक्ष, मतलब जब उस पर दोनों पक्ष की तरफ से हस्ताक्षर कर दिया जाता है। तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। चूंकि यह गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था, तो इसी वजह से इस गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो आपसे हो सकता है कि कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। फिर पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली समझौता किनके किनके बीच हुआ था? तो गांधी एवं इरविन के बीच हुआ था। तो आइए अब बात करते हैं कि यह जो गांधी इरविन समझौता हुआ, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था, या फिर इनके बीच जो समझौता हुआ था इसमें मध्यस्थता का कार्य किसने किया था? तो आइए उनका नाम जानते हैं। तो वो 2 व्यक्ति थे, तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर, जिन्होंने गांधी इरविन समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था या मध्यस्थता का कार्य किया था। तो जब यह गांधी इरविन समझौता हुआ तब इस गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में सरोजिनी नायडू
गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था? गांधी और इरविन को दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। किस संदर्भ में? तो गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड इरविन के जीवनीकार जिनका नाम था एलन कैंपबेल जॉनसन, तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने या गांधी इरविन समझौता में गांधी जी को जो लाभ हुआ था, तो गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। किसने कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था, जो लॉर्ड इरविन के जीवनीकार थे। क्यों कहा था? इस गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में जो गांधी जी को लाभ हुआ, तो गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि लॉर्ड इरविन अपने जीवन काल में आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत करने के लिए पहली बार सहमत हुए थे। इसी वजह से एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। अब बात करते हैं कि 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ, तो इस समझौता के द्वारा दोनों वर्ग के तरफ से किन किन बातों को स्वीकार किया गया था, यानी इसके द्वारा क्या क्या बातें रखी गई थी, क्या क्या प्रावधान किया गया था, किन किन शर्तों को रखा गया था इस समझौते के द्वारा। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो गांधी इरविन समझौता के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की बात हुई थी, यानी गांधी जी के नेतृत्व में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, तो इस समझौते के द्वारा अब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की बात की गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित होगा, तो यानी अब नमक आंदोलन नहीं चलाया जाएगा, यानी नमक का बहिष्कार नहीं किया जाएगा। फिर दूसरा जो बात था वह था कि कांग्रेस, यानी इस समझौता के अनुसार कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, जो इस गांधी इरविन समझौता का मुख्य उद्देश्य था। कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के भागीदारी को सुनिश्चित करना था। तो मान लीजिए अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछे कि गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस लिए किया गया था, अब मान लीजिए ऑप्शन में आपको दिया जाएगा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए, अर्थात सुनिश्चित करने के लिए, उसके अलावा फिर आपको दूसरा तीसरा ऑप्शन जो कि इसी में से दिया जाएगा, मान लीजिए दूसरा ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए भी यह भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। लेकिन प्रश्न में पूछा जाएगा कि मुख्य रूप से किस लिए गांधी इरविन समझौता किया गया था, तो जब मुख्य रूप से या मुख्य उद्देश्य पूछ ले, तो भले ही इसमें से कोई भी, इसमें से हो सकता है कि 2-3 ऑप्शन दे दे, लेकिन जब मुख्य उद्देश्य या मुख्य रूप से पूछे गांधी इरविन समझौता, तो वो होगा कि कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अब बात करते हैं, मुख्य उद्देश्य तो जान गए, लेकिन इस समझौता के अनुसार क्या क्या प्रावधान किया गया था उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला था सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना, दूसरा कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, तीसरा था कि केवल उन्हीं राजनीतिक कैदियों की रिहाई होगी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं होगा। ठीक है, तो उन्हीं भारतीय राजनीतिक कैदियों की रिहाई होगी जिस पर हिंसा का आरोप नहीं था। फिर बात करें कि इस समझौते के द्वारा अपहरण की संपत्ति वापस करने की बात की गई थी। अपहरण की संपत्ति कहने का मतलब कांग्रेस एवं
उनके अन्य कार्यकर्ताओं की संपत्ति जो जब्त की गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो उनके जब्त किए गए संपत्तियों को वापस करने की बात की गई थी। फिर बात करें कि पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ कांग्रेस निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग को वापस ले लेगा। यानी कांग्रेस जो है वह निष्पक्ष न्यायिक मांग अब नहीं करेगा, यानी उस मांग को वापस ले लेगा पुलिस की जो ज्यादतियां हुई थी उसके खिलाफ। फिर अगला जो था बात वह था कि समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद शराब, अफीम एवं विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर भारतीय शांतिपूर्वक धरना दे सकेंगे। और फिर इस समझौते के द्वारा जो लास्ट प्रावधान था वह यह था कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जुर्मानों की वसूली की जा रही थी, तो उस विभिन्न प्रकार के जुर्मानों की वसूली अब स्थगित कर दी जाएगी इस समझौते के द्वारा। तो गांधी इरविन समझौते के द्वारा क्या क्या प्रावधान किया गया था, तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। लेकिन क्या हुआ कि इस समझौता के द्वारा गांधी जी ने एक और भी मांग किया था। वह मांग था कि भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी की सजा को माफ कर देने की मांग की गई थी गांधी जी के तरफ से। लेकिन लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के इस मांग को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो जब भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी की सजा को माफ करने की मांग को वो स्वीकार कर दिया गया, उससे इनकार कर दिया गया, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इस गांधी इरविन समझौता संपन्न होने के बाद 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। तो इन्हें फांसी की सजा कब दी गई थी? तो गांधी इरविन समझौता के बाद 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बात को यहाँ समझ लेते हैं कि एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है उसके अनुकूल, कि यहाँ पर जो भी आपको दिया गया है इस बोर्ड पर, तो इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके बाद फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा दी गई, उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, फिर कांग्रेस के कराची अधिवेशन के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, और उसके बाद फिर सांप्रदायिक पंचाट आया, और फिर सांप्रदायिक पंचाट के बाद पूना समझौता हुआ था। तो यह जो कालक्रम है, यह जो राजनीतिक घटनाक्रम है, तो इसे आपको याद रखना है कि पहले कौन घटना घटित हुई थी, उसके बाद फिर कौन हुई, फिर कौन हुई, इस तरह से आपको याद रखना है। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर को पलट करके देखिए तो कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसी में से 4-5 आपको दे दिया जाएगा, जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, ये भगत सिंह को फांसी, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें से आपको फिर बोला जाएगा कि इसे क्रम से सजाएं, पहले कौन सी घटनाएं घटित हुई थी उस क्रम से इसे सजाएं। तो यहाँ देखिए हर घटना का दिनांक भी यहाँ लिखा गया है। जैसे यह 12 नवंबर 1930, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, उसके बाद भगत सिंह को फांसी या इनमें से तीनों में से किसी को भी जो फांसी 23 मार्च 1931 को, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को। तो यहाँ हर किसी का डेट दिया गया है। तो यह आपको याद रखना है कि पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, उसके बाद कौन सी घटित हुई थी, क्योंकि कई बार यह कालक्रम पूछ लिया जाता है। और अगर आपको यह नहीं पता रहेगा तो फिर आप उस तरह के प्रश्न को नहीं बनाकर आ पाइएगा।
तो चलिए अब बात करते हैं कि जब इस गांधी इरविन समझौते के बाद 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी की सजा दी गई, फिर इस गांधी इरविन समझौता को अभी कांग्रेस के द्वारा मंजूरी नहीं दिया गया था। तो इसी वजह से गांधी इरविन समझौता को मंजूरी देने के लिए कांग्रेस का कराची अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन का आयोजन कब किया गया था? तो 29 मार्च 1931 ईस्वी को किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन के? तो सरदार पटेल थे। तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ही यह जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो इस गांधी इरविन समझौता को मंजूरी प्रदान की गई, अर्थात इन्हें स्वीकार कर लिया गया या इस गांधी इरविन समझौता को पुष्टि दे दिया गया, अर्थात इसे मंजूरी दे दिया गया। फिर बात करते हैं कि इस कांग्रेस के कराची अधिवेशन में और कौन कौन से कार्य हुए थे, कौन कौन सी घोषणा की गई थी, तो उसके बारे में जानते हैं। तो मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित हुआ था पहली बार, वह किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो जब पहली बार इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित हुआ, तो लेकिन यह जो मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम था, तो इसके प्रारूप को किसने तैयार किया था, अर्थात इसके संकल्प को प्रारूपित किसने किया था? संकल्प प्रारूपित कहने का मतलब यह हुआ कि मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रारूप को किसने तैयार किया था? तो प्रारूप को जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, लेकिन कई बार उसे कठिन भाषा में कैसे लिखा जाता है कि मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किसने किया था? तो वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जबकि इससे संबंधित प्रस्ताव जो पारित हुआ था वह कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था। लेकिन इसके प्रारूप को तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, और इसमें सहयोगी की भूमिका किसने निभाया था? तो एम.एन. राय ने, अर्थात जवाहरलाल नेहरू का सहयोग किसने किया था प्रारूप को तैयार करने में? तो एम.एन. राय ने किया था। फिर बात करें कि कांग्रेस के इसी कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया था। यहाँ शब्द को देखिएगा ध्यान से कि पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित है, पारित नहीं है। पहली बार पूर्ण स्वराज को पारित वह 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जबकि यहाँ पर वर्ड है परिभाषित है। तो पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित करते हुए बताया था कि जनता के लिए पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या होना चाहिए। परिभाषित का मतलब यही हुआ कि इसी अधिवेशन में पहली बार बताया गया था कि पूर्ण स्वराज का अर्थ जनता के लिए क्या होना चाहिए। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में यह भी घोषणा किया था कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी भी होनी चाहिए। तो जब कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में इस बात की घोषणा की, तो इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस का यह जो कराची प्रस्ताव था, तो यह कराची प्रस्ताव कांग्रेस के मूलभूत राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था। तो हो सकता है आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन कांग्रेस का राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था? तो वह कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, जो 1931 में
आयोजित किया गया था। फिर बात करें कि सुभाष चंद्र बोस ने इस कराची अधिवेशन को, कांग्रेस के कराची अधिवेशन को गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। इसके बाद बात करें कि इसी अधिवेशन में जो युवा कांग्रेसी नेता थे, तो उस युवा कांग्रेसी नेता ने गांधी जी का विरोध किया था और विरोध करते हुए गांधी जी को काले झंडे दिखाया था। और इससे पहले देखिए एक लाइन यहां पर जो छूट गया है कि गांधी इरविन जब समझौता संपन्न हुआ था 5 मार्च 1931 को, तो इस समझौते का विरोध किसने किसने किया था? तो युवा कांग्रेसी नेता जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्यों? क्योंकि इस समझौते के द्वारा भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा से बचाया नहीं गया था, यानी बचा पाने में सफल नहीं हो पाए थे गांधी जी। तो इसी वजह से यह जो युवा कांग्रेसी नेता थे जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस एवं इनके अलावा अन्य भारतीय लोग जो थे, उन्होंने गांधी जी एवं इस गांधी इरविन समझौता का बहिष्कार किया था, इसका विरोध किया था। फिर ब्रिटेन की तरफ से बात करें तो ब्रिटेन के रूढ़िवादी नेता विंस्टन चर्चिल ने भी इस गांधी इरविन समझौता का विरोध किया था। तो आइए बात करते हैं, फिर यहां पर थे हम लोग कि इसी कांग्रेस अधिवेशन में यही जो युवा कांग्रेस नेता थे एवं अन्य जो भारतीय लोग थे, उन्होंने गांधी जी को काला झंडा दिखाया था। किस लिए? क्योंकि भारतीयों को यह उम्मीद थी कि गांधी जी इस गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। गांधी जी ने हस्ताक्षर कर दिया था। तो इसी वजह से भारतीयों ने इस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया। तब जाकर जब गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया, तब गांधी जी ने एक कथन कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। तो उन्होंने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ही यह बात कहा था। फिर बात करते हैं कि जब कांग्रेस का कराची अधिवेशन संपन्न हुआ, गांधी इरविन समझौता को मंजूरी देने के लिए, तब गांधी इरविन समझौता के अनुसार गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए यह लंदन, भारत से लंदन रवाना हुए थे। यानी इसके बाद अब हम लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पढ़ रहे हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मतलब कि गांधी इरविन समझौता के बाद, यानी गांधी इरविन समझौता के अनुसार गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह लंदन रवाना कब हुए थे? तो 29 अगस्त 1931 ईस्वी को। किस जहाज से? तो जहाज का नाम था SS राजपुताना। SS राजपुताना नामक जहाज से यह लंदन रवाना हुए इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो जब गांधी जी लंदन पहुंचे, तब ये लंदन में कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कुछ विशेष प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों? तो जब उम्मीद ही नहीं थी तो फिर भाग लेने क्यों गए? तो यानी भाग लेना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि गांधी इरविन समझौता में यह बात किया गया था कि कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना होगा। तो लेकिन गांधी जी को इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कुछ विशेष प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी। तो क्यों नहीं थी? इसके 3 कारण थे। तो आइए उस 3 कारण को समझते हैं। पहला कारण था भारत में लॉर्ड इरविन के स्थान पर लॉर्ड विलिंगटन भारत के वायसराय बन गए थे।
इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। जबकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया तब उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन बन गए थे, जो गांधी इरविन समझौता को विशेष महत्व नहीं दे रहे थे, बल्कि लॉर्ड वेलिंगटन भारत में दमनात्मक कार्रवाइयों में ज़्यादा विश्वास करते थे। यानी भारत में अगर किसी भी तरह का गतिविधि चल रहा है तो उसको दमन करने में लॉर्ड वेलिंगटन ज़्यादा विश्वास करते थे। पहला कारण तो यह था। दूसरे कारण की बात करें कि ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में अब लेबर पार्टी के स्थान पर सर्वदलीय पार्टी की स्थापना हो गई थी। सर्वदलीय पार्टी कहने का मतलब गठबंधन की सरकार की स्थापना हो गई थी। यानी पहले गोलमेज सम्मेलन में जो सिर्फ लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जो लेबर पार्टी के थे, और सिर्फ उस समय लेबर पार्टी का ही उस समय मतलब सरकार था। लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया तो रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री तो थे लेबर पार्टी के तरफ से, लेकिन उस समय सिर्फ लेबर पार्टी की सरकार नहीं थी बल्कि संयुक्त सरकार थी, यानी गठबंधन की सरकार थी। अर्थात उस लेबर पार्टी के साथ अब कंजर्वेटिव पार्टी भी जुड़ गया था, अर्थात गठबंधन की सरकार थी। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में अब लेबर पार्टी के जगह सर्वदलीय सरकार की स्थापना हो गई थी, जिससे क्या हुआ कि विंस्टन चर्चिल जैसे रूढ़िवादी सदस्यों का बोलबाला हो गया था। और यह जो रूढ़िवादी सदस्य थे तो यह ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस को बराबरी का दर्जा देकर बातचीत करने का तीव्र विरोध किया था। किसने? तो यह विंस्टन चर्चिल जैसे जो रूढ़िवादी सदस्य अब ब्रिटिश सरकार में शामिल हो गए थे। रूढ़िवादी सदस्य का मतलब क्या? कट्टरवादी, अर्थात जो ब्रिटिश शासन के राजभक्त हों, यानी जो भारत में दमनात्मक कार्रवाइयों को चलाने में विश्वास रखते थे और ब्रिटिश शासन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना चाहते थे, उसे ही कहा जाता है। यानी उन लोगों को, ब्रिटेन के वैसे लोगों को रूढ़िवादी सदस्य कहा गया है, कट्टरवादी सदस्य कहा गया, दक्षिणपंथी सदस्य कहा गया है, यानी जो ब्रिटिश शासन का भलाई चाहते थे। तो दूसरा कारण तो यही था कि यह जो विंस्टन चर्चिल जैसे रूढ़िवादी सदस्यों का अब बोलबाला हो गया ब्रिटिश सरकार में, जिसने ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस को बराबरी का दर्जा देकर बातचीत करने का विरोध किया था। और तीसरा जो कारण था वह था कि जब सर्वदलीय सरकार की स्थापना हुई ब्रिटेन में, तब उस सर्वदलीय सरकार के द्वारा भारत का सचिव सैमुअल होवर को बनाया गया, जो घोर राष्ट्रवादी थे, घोर दक्षिणपंथी थे, घोर कट्टरवादी थे। तो उस समय भारत सचिव कौन बने थे? तो सैमुअल होवर बने थे। तो यही तीन कारण था जिसके वजह से गांधी जी को इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कुछ विशेष प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो आइए बात करते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन किया गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में हुआ था, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में हुआ था। जगह कहाँ था?
तो पहले का भी जगह लंदन के सेंट जेम्स पैलेस ही था और दूसरे का भी लंदन का सेंट जेम्स पैलेस ही था। बात करते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने ही किया था, जिसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का भी अध्यक्षता किया था। लेकिन भारत के वायसराय चेंज हो गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन बन गए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था, इसका कारण क्या था, तो कारण अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था तो उस तीनों गोलमेज सम्मेलन का कारण सेम था। तो क्या कारण था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट एवं भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना, यही कारण था। चूंकि यहाँ पर वो सफल हो गया था तो इसी वजह से दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो वही उद्देश्य था कि भारत के संवैधानिक सुधारों पर बातचीत करना, भारत के संवैधानिक मुद्दों पर बातचीत करना। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, 31 प्रतिनिधि शामिल हुए। लेकिन इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पहली बार भाग लिए थे, क्योंकि पहले सम्मेलन में क्या हुआ था, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। यहाँ देखिए कांग्रेस शामिल नहीं हुए थे, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पहली बार भाग लिए और कांग्रेस के तरफ से इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने प्रतिनिधित्व किया था, अर्थात कांग्रेस के कौन से प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, तो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे पूछ लिया जाएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था, या दे दिया जाएगा कि मदन मोहन मालवीय ने किया था, मतलब कोई भी नाम दे दिया जाएगा। जैसे उसमें से निगेटिव चूज करने के लिए दे दिया जाएगा कि इसमें से बोल दिया जाएगा कि बताइए कि निम्न में से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो 3 ऑप्शन तो सही रहेगा, एक ऑप्शन गलत रहेगा। तो एक ऑप्शन में क्या किया जाता है कि उसमें लिख दिया जाएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व या कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किसी दूसरे सदस्य का नाम दे दिया जाएगा गांधी जी के जगह पर, जबकि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में किसने इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो गांधी जी थे। ठीक है, तो यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि जब गांधी जी इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन के सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तब फ्रैंक मोरिस ने एक कथन कहा था। वह कथन था कि अर्धनग्न फकीर का ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता करने के लिए सेंट जेम्स पैलेस के सीढ़ियों पर चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा और गरिमा उत्पन्न करने वाला था। तो यह किसने कहा था, तो फ्रैंक मोरिस ने कहा था। जबकि विंस्टन चर्चिल ने भी गांधी जी के संदर्भ में एक कथन कहा था कि ब्रिटिश सरकार देशद्रोही फकीर को बराबरी का दर्जा देकर बातचीत कर रही है इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो यह कथन किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है, गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा है। तो गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा है, तो वह भी विंस्टन चर्चिल ने ही कहा है। तो अब बात करते हैं कि जब कांग्रेस इसमें शामिल हुए, गांधी जी शामिल हुए, तो और बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रतिनिधि शामिल हुए। तो भारतीय महिला का
प्रतिनिधित्व इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट एवं मीराबेन ने किया था। इसके साथ साथ भारत के तरफ से अलग अलग दल के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन कौन से लोग शामिल हुए, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। तो अन्य में यहाँ पर हम लोग रख देते हैं कि जैसे एम मालवीय, तो मदन मोहन मालवीय यह राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधित्व के रूप में इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। फिर बात करते हैं जिन्ना एवं आगा खां भी शामिल हुए थे, जो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। फिर बात करते हैं अंबेडकर शामिल हुए थे, जो दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। ठीक उसी तरीके से महादेव देसाई, प्यारे लाल, जीडी बिरला अर्थात घनश्याम दास बिरला एवं देवदास गांधी भी इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो आपको इन सभी नामों को याद रखना है। तो बात करते हैं कि जब यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ तो क्या था कि भारत के संवैधानिक सुधारों पर बातचीत होनी थी, संवैधानिक मुद्दों पर बातचीत होनी थी। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार की मंशा सही नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब उसमें रूढ़िवादी सदस्यों का ज़्यादा बोलबाला था, अधिक बोलबाला था। तो इसी वजह से उन लोगों ने क्या किया कि संवैधानिक मुद्दों पर बहस करने के बजाय उन लोगों ने इस सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विषय पर बहस को छेड़ दिया, यानी बहस शुरू कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वह गांधी जी को हर मोर्चे पर पराजित करना चाहती थी। तो जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस सम्मेलन में संवैधानिक मुद्दे के जगह सांप्रदायिक मुद्दे के बहस को छेड़ दिया गया, तो फिर क्या हुआ कि भारत से जो अल्पसंख्यक लोग पहुंचे हुए थे, अल्पसंख्यक दल के लोग पहुंचे हुए थे, जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, तो यह सब जो पहुंचे हुए थे, इन सभी ने क्या किया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विषय पर, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मांग करना शुरू कर दिया। और मांग करते हुए फिर से आपस में ये लोग उलझ गए। इसके साथ साथ भीमराव अंबेडकर ने भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के तरह ही इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी उन्होंने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व, पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी, भीमराव अंबेडकर ने भी। लेकिन गांधी जी ने सांप्रदायिक आधार पर किसी भी तरह का संवैधानिक सुधार का विरोध किया अंत तक। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने इन लोगों को समझाते हुए कहा कि कांग्रेस किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। लेकिन क्या हुआ कि गांधी जी के मनाने के बाद भी ये जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पहुंचे थे, यह सभी आपस में उलझ गए और गांधी जी के बातों को मानने से इनकार कर दिया। और तब जाकर गांधी जी ने भी क्या किया कि अंत तक सांप्रदायिकता के आधार पर संवैधानिक सुधारों, किसी भी तरह के संवैधानिक सुधारों का विरोध किया। तो ऐसा करने से परिणाम स्वरूप यह जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल हो गया। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के तरह ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया और 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को इस सम्मेलन को समाप्त कर दिया गया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो असफल हुआ था वह किस प्रश्न पर, किस मुद्दे पर असफल हुआ था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के
प्रश्न पर यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वो सफल हो गया था। फिर बात करते हैं कि इस तरह से जब यह वो सफल हुआ तब गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे। कब? तो 28 दिसंबर 1931 ईस्वी को। कहाँ से खाली हाथ लौटे? तो लंदन से खाली हाथ लौटे। जगह पूछा जाए तो लंदन, लेकिन किस सम्मेलन से खाली हाथ लौटे? तो वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ लौटे। और भारत यह कब पहुंचे थे? तो 28 दिसंबर 1931 ईस्वी को। लंदन से यह 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को ही चले थे, चूंकि उसी दिन यह सम्मेलन समाप्त हो गया था। तो उसी दिन गांधी जी लंदन से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को किस जहाज से भारत की ओर लौटे? तो इटली के बेसंटियाना नामक जहाज से यह भारत की ओर लौटे। और 28 दिसंबर 1931 को यह गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे थे। जब गांधी जी भारत पहुंचे तब भारतीयों का भीड़ जमा हो गया था इनके स्वागत करने के लिए। तो उस भीड़ को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा था कि यह सत्य है कि मैं खाली हाथ भारत लौटा हूं, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मुझे जिस राष्ट्र ध्वज का नेतृत्व करने के लिए दिया गया था, मैं उस राष्ट्र ध्वज को नीचे नहीं झुकने दिया और उसके सम्मान से समझौता नहीं किया। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह गांधी जी ने कहा था। कब? तो जब वह लंदन से 1931 ईस्वी में भारत खाली हाथ लौटे, तब उन्होंने इस कथन को कहा था। तो क्या हुआ कि जब गांधी जी भारत लौटे तब इन्होंने अगले ही दिन 29 दिसंबर 1931 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया। और 4 जनवरी 1932 ईस्वी को इन्होंने भारत में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। लेकिन 4 जनवरी 1932 ईस्वी को ही गांधी जी एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं को उस समय जो विलिंगटन की सरकार थी उसने गांधी जी को गिरफ्तार करके फिर से यरवदा जेल भेज दिया। अब बात करते हैं कि इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना समझौता हुआ। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सांप्रदायिक पंचाट के बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ कि इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विषय पर आपसी सहमति नहीं बन पाई, तब क्या हुआ कि इस सम्मेलन ने अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विषय का निदान करने की जिम्मेदारी सौंपी। तो जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो रैमजे मैकडोनाल्ड को सौंपी गई कि इसका निदान किया जाए। तो इसके निदान की जिम्मेदारी सौंपी गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विषय पर जो असहमति बनी थी, तो इसी के निदान की जिम्मेदारी रैमजे मैकडोनाल्ड को सौंपा गया। तो क्या हुआ कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन समिति भी कहा जाता है, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसी लोथियन समिति के अध्ययन के आधार पर 16 अगस्त 1932 ईस्वी को एक घोषणा किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या फिर सांप्रदायिक अधिनिर्णय या फिर कम्युनल अवार्ड कहा गया। तो यह घोषणा किसने किया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। कब किया था? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो घोषणा किया, तो उसे ही सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है, उसे ही सांप्रदायिक अधिनिर्णय कहा जाता है, उसे ही कम्युनल अवार्ड कहा जाता है।
फिर बात करें, या फिर प्रश्न देखिए यहां पर ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। या फिर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब किया था? तो 1932 ईस्वी को किया था। या फिर पूरा डेट तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को किया था। तो आइए अब बात करें कि इस सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा क्या प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो आइए प्रावधान के बारे में जानते हैं कि इस सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा जो प्रावधान किया गया था वह था कि भारत में प्रांतीय विधानमंडलों की सीट दोगुनी कर दी जाएगी। यानी इसके द्वारा भारत में जो प्रांतीय विधानमंडल थे तो उसके सीटों की संख्या अब दोगुनी कर दी जाएगी, जितनी थी पहले उससे दोगुनी कर दी जाएगी। इसके साथ जो दूसरा प्रावधान था कि इस सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार दलितों या अछूतों को हिंदुओं से अलग करके अल्पसंख्यक मानते हुए इन दलितों या अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई और इनके लिए प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीटें आरक्षित की गई थी। तो पहली बार दलितों को हिंदुओं से अलग करके और अल्पसंख्यक मानते हुए उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल एवं उनके लिए अलग से सीटें जो 71 सीटें आरक्षित की गई थी, तो वह किसके द्वारा? तो सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा किया गया था, जिसकी घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। जबकि सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 1909 के अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए किया गया था। फिर उसके बाद 1919 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था सिख, ईसाई एवं एंग्लो इंडियन के लिए किया गया था, लेकिन दलितों के लिए नहीं। दलित हिंदू वर्ग के ही हिस्सा थे। दलित एवं हिंदुओं का संयुक्त निर्वाचक मंडल था। लेकिन इसने क्या किया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने इस सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार इस दलितों को भी जो है हिंदुओं से अलग करते हुए इनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी और प्रांतीय विधानमंडल में इनके लिए 71 सीटें आरक्षित कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे अपने इस पंचायत के द्वारा दलितों को, अछूतों को हिंदुओं से अलग करना चाहते थे। अब बात करें कि इसका मतलब यह हुआ कि अब इस सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय थे तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सीटें जो आरक्षित की गई थी एवं उस अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था की गई थी, अब उसमें से कौन कौन शामिल हो गए थे? तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन जो तो पहले से ही शामिल थे, लेकिन अब इसके द्वारा दलित भी शामिल हो गए थे। इसके अलावा भारत में कोई भी ऐसा नहीं था जिसके लिए सीटें मतलब प्रांतीय विधानमंडल में सीटें आरक्षित थी और उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो सिर्फ और सिर्फ यही दल थे जिनके लिए अलग से सीटें आरक्षित की गई थी और पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो क्या हुआ परिणाम स्वरूप कि जब गांधी जी ने यह समझा कि रैमजे मैकडोनाल्ड दलितों को हिंदुओं से अलग करना चाहते हैं, तो उन्होंने यानी गांधी जी ने यरवदा जेल में ही इस सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में अपना पहला आमरण अनशन शुरू कर दिया। कब? तो 20 सितंबर 1932 ईस्वी को। कहां पर? यरवदा जेल में। तो इस आमरण अनशन को मरण पर्यंत उपवास भी कहा जाता है और इसे ही इंग्लिश में फास्ट अनटू डेथ भी कहा जाता है। तो गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन कब शुरू किया था? तो 20 सितंबर 1932 को। कहां पर? यरवदा जेल में। किसके विरोध में या किस समय? तो सांप्रदायिक पंचायत के समय या सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में किया था।
जबकि गांधी जी ने अपना पहला भूख हड़ताल 1918 में किया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान। लेकिन यह था पहला आमरण अनशन। आमरण अनशन का मतलब इसमें ना भोजन और ना पानी, तो इसे ही कहा जाता है आमरण अनशन। तो गांधी जी का पहला आमरण अनशन वह सांप्रदायिक पंचाट के समय हुआ था, शुरू हुआ था या उसके विरोध में हुआ था। 20 सितंबर 1932 को कहां पर इन्होंने शुरू किया था? तो यरवदा जेल में किया था। तब क्या हुआ? परिणाम स्वरूप 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी एवं अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा गया। तो गांधी जी एवं अंबेडकर के मध्य बोलिए या फिर हिंदू एवं दलितों के मध्य जो समझौता हुआ उसे ही पूना समझौता कहा गया, जो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, यरवदा जेल में ही हुआ था। तो बात करें कि यह जो समझौता हुआ था पूना समझौता, तो इस पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो आपका मानना होगा कि चूंकि गांधी एवं अंबेडकर के मध्य यह समझौता हुआ तो इसी वजह से गांधी जी ने और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया हुआ। जैसे यहाँ पर गांधी इरविन समझौता हुआ तो इस पर गांधी एवं इरविन ने हस्ताक्षर किया था, लेकिन यहाँ पर ऐसी बातें नहीं थी। तो इस पूना समझौता पर जो हस्ताक्षर किए थे तो वह दलितों के तरफ से तो अंबेडकर ने किया था, लेकिन हिंदुओं के तरफ से स्वयं गांधी जी ने नहीं किया था, बल्कि गांधी जी के समर्थक किए थे इस पूना समझौता पर हस्ताक्षर। तो यहां पर क्या होता है, निगेटिव प्रश्न पूछा जाता है कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसने नहीं किया था? तो गांधी जी ने नहीं किया था। या फिर इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो एक तो अंबेडकर ने किया था लेकिन गांधी जी ने नहीं किया था, बल्कि गांधी जी के समर्थक ने किया था। तो कौन कौन से समर्थक थे जिसने इस पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था? चूंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आइए उनका नाम जानते हैं जिसने गांधी जी के समर्थक के रूप में इस पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो आइए नाम जानते हैं। वो नाम था MM मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालचारी, MC राजा, GD बिरला अर्थात घनश्याम दास बिरला, MR जयकर, तेज बहादुर सप्रू, देवदास गांधी, CV मेहता, P बालू, गवई, ठक्कर एवं सोलंकी थे। तो इन सभी ने गांधी के समर्थक के रूप में इस पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन गांधी जी ने नहीं किया था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कि यह जो पूना समझौता हुआ था इसका उद्देश्य क्या था, या फिर हम यह कहें कि यह पूना समझौता किससे संबंधित था? तो पूना समझौता दलित वर्ग से संबंधित था, अछूतों से संबंधित था। तो मतलब इसका उद्देश्य जो था वह दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, उससे संबंधित था। तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना वह अलग से नहीं, बल्कि हिंदुओं में से ही दलितों को भी प्रतिनिधित्व देना, उसके साथ साथ दलित एवं हिंदुओं के लिए संयुक्त निर्वाचक मंडल की ही व्यवस्था करना, यही था इसका उद्देश्य। तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना इसका उद्देश्य था। या संबंधित पूछे तो दलित वर्ग से यह पूना समझौता संबंधित था। तो आइए अब बात करते हैं कि इस पूना समझौता के द्वारा क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो 3 तरीके का प्रावधान किया गया था, यानी 3 शर्त रखा गया था इसमें। तो यह जो पूना समझौता था इसके द्वारा जो 3 शर्त था जिसके माध्यम से हिंदुओं एवं दलितों की संयुक्त निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, तो वह 3 शर्त कौन कौन से थे? तो इस पूना समझौता के द्वारा दलित वर्ग को प्रांतीय विधान मंडल में दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधान मंडल में 147 सीटें आरक्षित की गई, 147 सीटें सुरक्षित की गई। जबकि इस सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा दलित वर्गों के लिए प्रांतीय विधान मंडल में सिर्फ 71 सीटें ही आरक्षित की गई थी। लेकिन गांधी जी ने क्या किया कि इस पूना समझौता के द्वारा प्रांतीय विधान मंडल में दलित वर्ग के लिए 147 सीटें आरक्षित किया। उसके अलावा जो दूसरा शर्त था वह था कि केंद्रीय विधान मंडल में दलित वर्ग के लिए समान वर्ग
के सीटों में से ही 18% सीटें आरक्षित की गई थी। किसके लिए? तो दलित वर्ग के लिए। पहली बार केंद्रीय मंडल में दलितों को 18% सीटें आरक्षित की गई थी, जबकि केंद्रीय विधानमंडल में किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई थी। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग जो चार्ट देखे हैं कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो यह सीटें आरक्षित थी एवं पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था की गई थी, तो यह सिर्फ और सिर्फ प्रांतीय विधानमंडल में की गई थी, केंद्रीय विधानमंडल में नहीं। लेकिन पूना समझौता के द्वारा दलितों के लिए केंद्रीय विधानमंडल में सीटें तो आरक्षित की ही गई, लेकिन केंद्रीय विधानमंडल में भी इन्हें समान वर्ग के सीटों में से 18% सीटें आरक्षित की गई। इन्हें 18% सीटें दिया गया था। तीसरे शर्त की बात करें, तीसरे प्रावधान की, तो वह था कि स्थानीय निकायों एवं सिविल सेवा में दलित वर्ग के लिए विशेष उपबंध करना, विशेष प्रावधान। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता संपन्न होने के बाद जब इसे ब्रिटिश सरकार से भी स्वीकृति मिल गई, तब 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन तोड़ा था। और उसके बाद गांधी जी इस पुणे समझौते के बाद जेल से ही, यड़बदा जेल से ही हरिजन के हित में यानी दलितों के हित में कार्य करना इन्होंने शुरू कर दिया। और फिर अगस्त 1933 ईस्वी में गांधी जी रिहा हुए। उसके बाद फिर अक्टूबर 1934 ईस्वी में हरिजनों के उत्थान के लिए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देकर राजनीति से सक्रिय रूप से अलग हो गए थे। और अलग होने के बाद गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। लेकिन हरिजन सेवक संघ का प्रारंभिक नाम क्या था? तो प्रारंभिक नाम था अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, या फिर इसे ही बोला जाता है अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग, जिसे इंग्लिश में ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग भी कहा जाता है। तो यह हरिजन सेवक संघ का प्रारंभिक नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता या अछूत विरोधी लीग था, या जिसे इंग्लिश में ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग कहा जाता है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे इस हरिजन सेवक संघ के, या फिर ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग के, या फिर अखिल भारतीय अस्पृश्यता या अछूत विरोधी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह जीडी बिरला थे, अर्थात घनश्याम दास बिरला थे। इस संस्था की स्थापना करने का गांधी जी का उद्देश्य क्या था? तो हरिजनों का उत्थान करना, दलितों का उत्थान करना। और उसके बाद गांधी जी ने 1933 में एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था हरिजन। तो हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका 1933 में गांधी जी ने निकाला था। फिर बात करते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी के संदर्भ में एक कथन कहा है कि गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। तो यह किसने कहा था? तो यह भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं। अब बात करते हैं कि इस तरह से किया जो पूना समझौता था उसने सांप्रदायिक पंचाट के उद्देश्य को धराशायी कर दिया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब?
तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ही। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1930 में, दूसरे का 1931 में और तीसरे का 1932 में किया गया था। इसकी भी अध्यक्षता किसने किया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने ही किया था। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड विलिंगटन थे। अर्थात द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे। यह जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था वह सिर्फ औपचारिकता रह गई थी, इसका कोई योगदान, महत्वपूर्ण कोई योगदान नहीं था। सिर्फ औपचारिकता के तौर पर तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। और मुद्दा क्या था? तो वही संवैधानिक मुद्दे पर विचार करना। तो इसी वजह से क्या हुआ कि इसमें किसने किसने भाग नहीं लिया? तो इसमें जो है फिर से कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस एवं कांग्रेस के जो भी प्रतिनिधि थे उसने भाग नहीं लिया, अर्थात गांधी जी ने भी भाग नहीं लिया। इसके अलावा मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। और ब्रिटिश राजनीतिक दल की अगर बात करें तो लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया था। अर्थात गोलमेज सम्मेलन के बीच से ही लेबर पार्टी बाहर निकल गए थे। तो चूंकि रैमजे मैकडोनाल्ड लेबर पार्टी के ही थे, तो यह प्रधानमंत्री थे, तो इसी वजह से अध्यक्षता के रूप में यह भाग लिए थे। लेकिन लेबर पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में किसी ने भी भाग नहीं लिया था। तो इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया था, श्रमिक दल ने भी भाग नहीं लिया था। तो इसका मतलब जब कांग्रेस की बात आई तो यहाँ से प्रश्न आप समझ लीजिए क्लियर कि कांग्रेस एकमात्र किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो वह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। या कांग्रेस पहली बार किस सम्मेलन में भाग लिया था? पहली हो चाहे अंतिम बार, वह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब बात करते हैं कि वह व्यक्ति कौन थे, भारतीय नेता कौन थे जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो भीमराव अंबेडकर थे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि इसका भी परिणाम असफल ही रहा था। तो एक प्रश्न यह भी जान लिए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो वो भीमराव अंबेडकर थे। तो अब चलिए, जब हम लोग तीनों गोलमेज सम्मेलन पढ़ लिए तो यहां से एक प्रश्न को समझते हैं कि क्या यह तीनों गोलमेज सम्मेलन अलग अलग था? तो जवाब इसका होगा कि यह तीनों गोलमेज सम्मेलन अलग अलग नहीं था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट एवं संवैधानिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आयोजित की गई थी तीन गोलमेज सम्मेलन का, तो यह जो गोलमेज सम्मेलन हेडिंग लिखा हुआ है, तो इस गोलमेज सम्मेलन की विभिन्न अवस्थाएं थी जो 3 सत्रों में आयोजित हुआ था। लेकिन किसी भी सम्मेलन का किसी एक ही बात पर बहस करने के लिए अलग अलग सत्र में आयोजित करना, उसका मतलब 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं होता है। तो इसीलिए यह जो 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो यह तीनों अलग अलग गोलमेज सम्मेलन नहीं थे, बल्कि गोलमेज सम्मेलन की ही विभिन्न अवस्थाएं थी जो 3 सत्रों में आयोजित की गई थी। तो इस प्रश्न को आपको क्लियर, मतलब अच्छे से समझ जाना है कि इसका कंसेप्ट क्या है। अब बात करते हैं कि जब यह गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा, यानी 24 दिसंबर 1932 को जब यह समाप्त हुआ, तो इसके समाप्त होने के कुछ ही महीने बाद ब्रिटिश सरकार ने, इंग्लैंड की सरकार ने मार्च 1933 ईस्वी को एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया था, जिसे इंग्लिश में व्हाइट पेपर कहा जाता है। यह श्वेत पत्र क्या था? तो इसमें भारत के नए संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख किया गया था।
उपबंध करने का मतलब प्रावधान, भारत के लिए जो नए संवैधानिक उपाय बताए गए थे तो उसका इस श्वेत पत्र में उल्लेख किया गया था। कब? तो मार्च 1933 में इंग्लैंड की सरकार के द्वारा। और इसी श्वेत पत्र का उसमें जो उपबंध थे, नए संवैधानिक उपबंध थे, तो उसका मूल्यांकन करने के लिए, जांच करने के लिए अप्रैल 1933 ईस्वी में संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया। किसके अध्यक्षता में? तो लॉर्ड लिनलिथगो के अध्यक्षता में संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया था इस श्वेत पत्र के उपबंधों का उल्लेख, ये मूल्यांकन करने के लिए। फिर क्या हुआ कि जब इस समिति के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, तब उसी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन की संसद में एक अधिनियम पारित हुआ जिसे भारतीय शासन अधिनियम 1935 कहा गया, या फिर उसे ही 1935 का अधिनियम कहा गया था। तो यह बात आप समझ गए। अब बात करते हैं कि इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो यह जो श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ, जिसका रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट के माध्यम से जो अधिनियम पारित हुआ जिसे 1935 का भारतीय शासन अधिनियम कहा जाता है, तो देखते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो अब बात करते हैं कि भारत में प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन किया गया था 1937 में। इसके बारे में बात करते हैं। तो वह जो 1935 का अधिनियम पारित हुआ था, तो उस 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार प्रांतीय सरकार का गठन किया गया था। तो भारत में प्रांतीय सरकार का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो ये प्रांतीय सरकार का मतलब क्या है, आइए इसे समझते हैं। क्या हुआ था कि जब 1935 का अधिनियम पारित हुआ था, तब इसके द्वारा भारत में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानसभा का गठन किया गया था। यानी भारत के 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया था। इससे पहले विधान परिषद था, विधानसभा नहीं था। तो पहली बार 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत के 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रांतीय सरकार का गठन किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। और जब इस अधिनियम के द्वारा 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया, तब इसी 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में उसी 11 प्रांतों में विधानसभा का चुनाव हुआ। प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ, केंद्रीय विधानसभा नहीं बल्कि प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो आपसे जो प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा कि प्रांतीय सरकार का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? 1935 के अधिनियम के द्वारा। पूछा जाएगा आपसे कि 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन यानी प्रांतीय विधानसभा का गठन किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि 1937 में 11 प्रांतों में विधानसभा का चुनाव हुआ था, वह किस अधिनियम के द्वारा? तो वह भी 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो आइए अब बात करते हैं कि जब 1937 में 11 प्रांतों में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो कांग्रेस की स्थिति कैसी थी? कांग्रेस ने किन किन राज्यों में, किन किन प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, और जहां इनकी सरकार नहीं बनी तो वहां किसने सरकार बनाई थी? तो बात करते हैं कि इस 11 प्रांतों में से जो 1937 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उस विधानसभा के चुनाव में 11 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी? तो 8 प्रांतों में बनी। और इस 8 प्रांतों में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पूर्ण बहुमत कहने का मतलब बिना किसी के साथ गठबंधन किए खुद की सरकार बनाई, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो उस 8 प्रांतों में से कितने प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? तो 5 में से। जबकि 3 प्रांतों में से कांग्रेस ने मिली जुली सरकार बनाई, अर्थात गठबंधन की सरकार बनाई। किसी दूसरे क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई थी।
तो आइए बात करते हैं कि कांग्रेस जो 5 प्रांतों में इन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तो वह 5 प्रांत कौन कौन से थे जिसमें इन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? तो वो 5 प्रांत थे बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत। यहाँ इन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब बात करते हैं उस 3 प्रांतों की जहाँ पर कांग्रेस ने मिली जुली सरकार बनाई, अर्थात गठबंधन की सरकार बनाई। तो वह 3 प्रांत कौन कौन से थे? तो बंबई, असम एवं पश्चिमोत्तर प्रांत। तो यह थी कांग्रेस की सरकार जहाँ पर इन्होंने अपनी मतलब इन 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? 5 प्रांतों में। दूसरा जो प्रश्न पूछेगा कि कांग्रेस ने निम्न में से किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? तो निम्न में से आपको यह अगर 5 प्रांत का नाम याद है तो वह आप चूज कर लीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन यह पूछे कि कांग्रेस ने कितने प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया था, या कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी, पूर्ण बहुमत वाली सरकार ना बोलकर सिर्फ बोल दिया जाए कि कांग्रेस ने कितने प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया था या कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी, तब उस संदर्भ में क्या हो जाएगा आंसर? तब उस संदर्भ में यह 8 आंसर हो जाएगा और संख्या के रूप में 8। अब देखिए संख्या ना पूछ के हो सकता है कि आपको क्षेत्र ही पूछ दे और प्रश्न क्या रखेगा कि कांग्रेस ने निम्न में से किन किन प्रांतों में सरकार बनाई। ठीक है, यहां पे पूर्ण बहुमत वाली नहीं बोला गया है। कांग्रेस ने निम्न में से किन किन प्रांतों में सरकार बनाई। तो जब सिर्फ सरकार बोले तो ऑप्शन में आपको क्या करेगा कि पूर्ण बहुमत वाली भी हो सकता है, 1 या 2 ऑप्शन दे दिया जाएगा, और यह जो मिली जुली सरकार है इसमें से भी 1 या 2 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो जब बोलेगा कि कांग्रेस ने निम्न में से किन किन प्रांतों में सरकार बनाई, तब उस समय क्या होगा कि चाहे पूर्ण बहुमत से ऑप्शन दिया गया हो और चाहे मिली जुली सरकार से, तो दोनों को मिलाकर आपको ऑप्शन को चूज करना है। बीपीएससी में क्या होगा? तब ई ऑप्शन हो जाएगा अगर अलग अलग में दिया गया है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो यह तो हो गया कि 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों की तो बात कर लिए, लेकिन इन 11 प्रांतों में से 3 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई थी। तो आइए वह 3 प्रांत कौन कौन सा था? तो एक था पंजाब, दूसरा बंगाल और तीसरा था सिंध। तो यहां पर किसने सरकार बनाई थी? तो पंजाब में मुस्लिम लीग ने यूनियनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। फिर बंगाल में बात करें तो मुस्लिम लीग एवं कृषक प्रजा पार्टी की गठबंधन सरकार बनी थी। फिर सिंध की बात करें तो 3 पार्टियों ने मिलकर यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन किया था। वह 3 पार्टी कौन कौन से थे? तो एक मुस्लिम लीग, दूसरा मुस्लिम पीपुल्स पार्टी और तीसरा इत्तेहाद पार्टी। तो यह था 1937 में जो 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, तो यह था उसका पूरा चार्ट। अब बात करते हैं कि कांग्रेस जो 8 प्रांतों में यानी जुलाई 1937 में 8 प्रांतों में इन्होंने मंत्रिमंडल का जो गठन किया था, लेकिन क्या हुआ कि 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस अपने 8 प्रांत के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसा क्यों दे दिया कांग्रेस ने इस्तीफा? तो आइए उसके कारण को समझते हैं। तो कारण था कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, जबकि कांग्रेस ने इस्तीफा अक्टूबर में दिया। यहां देखिए 22 अक्टूबर 1939 को, लेकिन इससे ठीक 1 माह पहले 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो 1945 ईस्वी तक चला। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। आपको यह सब याद रखना है। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे, जबकि
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इसके बारे में अभी हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो क्या हुआ कि जब 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तब इस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की स्वीकृति के बगैर भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। यानी भारतीयों से बगैर पूछे, भारतीय मंत्रियों से बगैर पूछे ही जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भारत को भी इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि तब कांग्रेस ने भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो से भारत को युद्ध में शामिल करने का उद्देश्य पूछा और उन्होंने मांग की कि अगर भारत को इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर स्वतंत्र कर दिया जाए तो क्या होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में तब भारत सहयोग कर देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की नीति क्या थी कि अगर ब्रिटिश सरकार पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन अगर दे दे युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद, तब क्या होता कि कांग्रेस ब्रिटेन को सहयोग कर देता द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन क्या हुआ कि भारतीय वायसराय के द्वारा किसी भी तरह का स्पष्ट जवाब नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस ने भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के वजह से उसका विरोध करते हुए इन्होंने 22 अक्टूबर 1939 को सभी 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया, अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। तो यही था कारण कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से बगैर पूछे मतलब कि भारत को शामिल करना, यह तो था कारण। लेकिन ठीक है, जब शामिल कर दिया तो कांग्रेस की नीति क्या थी? इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की नीति क्या थी। तो कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस की नीति थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर, यानी युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करना। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस की नीति यह थी कि इन्होंने मांग किया था कि ठीक है, आप जो है शामिल कर दिए हैं भारत को, लेकिन आप आश्वासन दीजिए कि अगर आप युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर देते हैं, तब हम द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को सहयोग प्रदान कर देंगे। लेकिन लिनलिथगो ने किसी भी तरह का स्पष्ट जवाब नहीं दिया और उसी के विरोध में इसने त्यागपत्र दे दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब यह क्रम पूछा जाए तो क्रम क्या होगा? तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद यह श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ, फिर 1935 का अधिनियम आया और तब जाकर 1935 के अधिनियम के द्वारा फिर 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। तो क्या चुनाव के बाद जो है फिर क्रम क्या होगा कि कांग्रेस का इस्तीफा होगा? नहीं, उसके बाद चुनाव के बाद क्या होगा? फिर पहले द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, क्योंकि 1 सितंबर 1939 को यह शुरू हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद तब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल से। क्रम समझ गए? अब बात करते हैं कि जब कांग्रेस ने सभी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, तब बात करें कि इस तरह से कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना रहा था? तो 28 माह तक कांग्रेस का मंत्रिमंडल का कार्यकाल रहा था, क्योंकि जुलाई 1937 में इन लोगों ने सरकार का गठन किया था, प्रांतीय मंत्रिमंडल का गठन किया था विधानसभा में और 22 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दे दिया। तो इनके मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना रहा था? 28 माह। और कांग्रेस के इस्तीफा देने के उपलक्ष्य में, उसके खुशी में क्या हुआ कि 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था, जिसमें भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। तो यह था आज का क्लास, जिसमें हम लोग गोलमेज सम्मेलन एवं उसके दौरान जो भारत में जो राजनीतिक घटनाएं घटित हुई उसके बारे में बात किए। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।